हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर बात करेंगे। करंट अफेयर्स के हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स में इंडिया लगातार मेडल जीत रहा है, अलग अलग हॉकी में सालों बाद इंडिया ने जीता है, उन सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारत ने लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम के लिए किस वित्तीय संस्थान से $250 मिलियन लोन का समझौता किया, यानी इंडिया लोन ले रहा है? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी एसएससी CHSL के एग्जामिनेशन में आया था जब मैं रिव्यू करने पहुंचा था। क्वेश्चन ये था कि MSME सेक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किस संस्थान के साथ लोन का एग्रीमेंट किया है, तो वो भी वर्ल्ड बैंक था। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अलावा 10 स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन सब ने किया है। ओके, और इस रकम से लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जाएगा। भारत के मौजूद जो भारत में अलग अलग राज्यों में बांध हैं, उनकी सुरक्षा और उनके परफॉर्मेंस में सुधार के लिए काम होंगे। ओके, तो इस समझौते का क्या नाम है? एग्रीमेंट का जो वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है उसका नाम है दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। ओके, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग जो है वो देश भर में लागू कराएगा। राज्य स्तर पे कौन कौन से राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इन सब राज्यों के करीब 120 बांधों की सुरक्षा की जाएगी। यहाँ सवाल उठता है कि क्यों जरूरी है बांधों की सुरक्षा? इसको समझने के लिए आपको अभी जो बाढ़ के हालात हैं अलग अलग राज्यों में, उसको ध्यान देना होगा। अभी अगस्त में ही मध्य प्रदेश में बाढ़ आई है और कई जगह नेशनल हाईवे बह गए, पुल बह गए, रेल पटरियां डूबी हुई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मदीखेड़ा जो डैम है और इसके अलावा मोहिनी सागर डैम जो कि सिंध नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में भी एक सिंध नदी है, तो वो डैम भर गया और उसके बाद बांध को खतरा हुआ। इसकी वजह से सभी गेट खोलने पड़े और अचानक जब बहुत ज़्यादा पानी आया तो बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का डूब गया। और ऐसे में अगर डैम की सुरक्षा ना हुई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और दुश्मन देश के साथ अगर युद्ध चल रहा हो उस समय ये डैम निशाने पर आ सकते हैं, और ऐसे में तबाही की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो इसलिए डैम की सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये फंड देने का फैसला किया है। मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन DC USA में। गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? आंसर होगा 41 साल, 41 ईयर। देखिए, भारत की हॉकी टीम को ओलंपिक में आखिरी पदक 1980 में मिला था, मॉस्को ओलंपिक में, वो भी गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन अब 41 साल बाद मेडल का सूखा हॉकी के क्षेत्र में अब खत्म हुआ है। 5 अगस्त 2021 को अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो चल रहा है 2020 आयोजन है, 2020 हो रहा है 2021 में। ओके, टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। ओके, टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है वो जर्मनी को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय कप्तान कौन है हॉकी के? मनप्रीत सिंह। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की थी और वो मेडल के हकदार हैं। देखिए, भारत में हॉकी का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। आपने सामान्य ज्ञान की यानी GK की जो बुक्स में उसमें पढ़ा होगा कि ओलंपिक में भारत का इतिहास बहुत शानदार रहा है। भारतीय हॉकी टीम 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 8 बार। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल पुरुष हॉकी में ही जीते हैं, 8 बार। नहीं इतने गोल्ड किसी दूसरे देश ने हॉकी में जीते, नहीं इंडिया के किसी गेम्स ने इतने गोल्ड मेडल किसी भी ओलंपिक में जीते हैं। इंडिया ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो 41 साल पहले एक ऐसा दौर हुआ करता था जब हॉकी में गोल्ड तो पक्का ही रहता था इंडिया का। मेजर ध्यानचंद की टीम जब हॉकी स्टिक लेकर निकलती थी तो दुनिया
में कोई हराने वाला नहीं होता था। यहाँ तक कि 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, उस वक्त एडोल्फ हिटलर, उसके सामने इंडियन टीम ने जर्मनी की टीम को पूरी तरह से धोया था। और जब उस वक्त हिटलर जो है वो झल्ला कर स्टेडियम से चला गया था। और ये भी बात सामने आई थी कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को ये कहा था कि जर्मन मिलिट्री में वो शामिल हो जाएं, ऑफर दिया था बहुत बड़ा। ओके, और ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर भी देखा गया था कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है हॉकी स्टिक में, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिससे मेजर ध्यानचंद लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। तोड़ के भी देखा गया, लेकिन वो सब बातें जो थी अफवाहें वो सब गलत साबित हुई। ओके, लेकिन 1980 के बाद से लेकर 2021 तक, यानी अभी हम लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 1980 के बाद, यानी 41 साल बाद। तो यह सवाल उठता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि हॉकी में इतने सालों बाद जब इंडिया ने पदक जीता है तो हो सकता है इससे रिलेटेड पुराने और नए इतिहास के, वर्तमान के कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए। तो भारतीय हॉकी ने गोल्डन पीरियड जो है कैसे खोया, यानी इतने साल तक मेडल क्यों नहीं पा पाई? बहुत सारी वजह हैं, उसमें मूल वजह पे आते हैं। दरअसल 1970 के दशक तक या उससे पहले घास के मैदान में ही हॉकी खेली जाती थी, ओलंपिक गेम्स में भी। इसके बाद ये नियम आया कि सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ पर ही हॉकी के मैच होंगे। सादी भाषा में कहें तो यानी प्लास्टिक के घास। तो इस स्टेडियम में उस वक्त करोड़ों रुपए का खर्च आता था। भारत ने सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ के नियम का विरोध भी किया था, लेकिन बहुमत नहीं मिला और उसके बाद ये लगातार धीरे धीरे लागू होता चला गया सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ। ओके, और इंडिया में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसके बाद हम पिछड़ते चले गए। और अमीर देश थे, यानी यूरोपीय देश या कहें ऑस्ट्रेलिया, ये सब सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ के मैदान उन लोगों ने बनाए और वो लोग मैच जीतते रहे 1980 के बाद, यानी गोल्ड जीतते रहे। और भारत में ऐसे खेल के लिए, हॉकी के लिए मैदान बहुत कम हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो घास के मैदान में खेलते थे, लेकिन ज़रूरत थी एस्ट्रोटर्फ की। ओके, और इसके बाद क्या हुआ था कि क्रिकेट का दबदबा आया था 1983 में, जब कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत लिया था। तब हॉकी की बजाय लोग क्रिकेट की ओर आने लगे थे, उनकी नज़रें चली गई थी। उदारीकरण का दौर आया तो बाजार को क्रिकेट ज़्यादा सूट करने लगा। ज़्यादातर परिवार जो हैं अपने बच्चों को कपिल देव और सचिन तेंदुलकर बनाने का ख्वाब देखने लगे। ऐसे में हॉकी और तमाम जो दूसरे खेल थे वो सब पीछे छूटते चले गए। हॉकी में यहाँ तक हुआ कि स्पॉन्सर नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में उनकी ट्रेनिंग, उन पर खर्च करने वाला कोई नहीं था, पैसे नहीं थे। तो ये तो बात थी कि पिछले 40 साल से क्या हालत ख़राब थी, 41 साल से क्यों हम लोग पदक नहीं जीत पा रहे थे, बड़ी वजह क्या थी। अभी क्या हुआ अचानक कि हम टोक्यो ओलंपिक में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल ले पाए, इंडियन टीम ले पाए। दरअसल क्या है कि अगर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, कोच अच्छे मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर है कि खेल का स्तर सुधरेगा ही। हॉकी के लिए ये सब काम ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। 2018 में जब इंडियन हॉकी टीम को कोई प्रायोजक नहीं मिल रहा था, फंड नहीं मिल रहे थे, तो ओडिशा ने अगले 5 साल के लिए 2018 में स्पॉन्सरशिप दी थी। 150 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर खर्च करने के लिए रखे। स्टेडियम बनवा रही है ओडिशा सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट करवा रही है। ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, 20,000 लोग बैठ सकते हैं उसमें। दर्जनों एस्ट्रोटर्फ मैदान बनवाए जा रहे हैं ताकि लोग हॉकी खेलना सीखें और प्रैक्टिस करें। तो 41 साल बाद अब इन्हीं वजहों से इंडिया मेडल जीत कर लौट रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताया, और पूरा डिटेल में PDF भी मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में है, जो डेली करंट अफेयर्स आता है उसके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी टोक्यो ओलंपिक से ही रिलेटेड है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हो, ले सकते हो। और ख़ास बात है उसमें कि हर क्वेश्चन और आंसर और उसके साथ डिटेल दिया हुआ है, तो वहाँ पर
वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, URL है, तो क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन का खास चीज़ है। इसी तरह बुक में भी QR कोड है, तो आप स्कैन करके वीडियो देख सकते हैं। तो बुक तो अमेजन में बेस्ट सेलर है, हज़ारों लोग ले रहे हैं, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती खिलाड़ी रवि दाहिया जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में, तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात होगी तो आप समझ लेना वो आयोजन 2021 में हो रहा है। आंसर होगा इसका रजत पदक। ओके, रवि दाहिया ने रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। ओके, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपिक की खूब सारी तैयारी करी और इसके पीछे उनकी मेहनत, उनके पिता की भी बहुत बड़ी मेहनत है। ओके, सोनीपत के रहने वाले हैं वो, हरियाणा के। उनके पिता भूमिहीन किसान थे जो बटाई पर ज़मीन को खेती किया करते थे, बटाई पर लेकर। और 10 साल की उम्र में ही रवि दाहिया ने ये सोच लिया था कि वो कुश्ती खेलेंगे। ओके, और अपना नाम रोशन करेंगे तमाम इवेंट्स में, जैसा कि अभी उन्होंने ओलंपिक में किया। तो उन्होंने 10 साल की उम्र में ही छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और आज उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लोलिन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? 2020 मतलब 2021 में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन। 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा कांस्य, यानी ब्रॉन्ज मेडल। असम के छोटे से गांव गोलाघाट की रहने वाली हैं और बहुत ही कठिन परिश्रम किया उन्होंने, तब उस मुकाम पर पहुंची है। पिता का नाम टिकेन बोरगोहेन है और काफ़ी इस साल ख़ासतौर पे बहुत दिक्कत रही। उनकी माँ की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, अपने खर्चे से उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया, दोनों किडनियाँ काम नहीं कर रही थी। इस दौरान उन्होंने खुद ही डोनर भी ढूंढा और अपने ही जो प्राइज मिले थे अलग अलग गेम्स में उससे इलाज हुआ। और इस दौरान कोविड-19 से पीड़ित भी हुई, बीमार भी हुई, लेकिन उसके बाद उभरी और आज उन्होंने मेडल जीत लिया इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी थीम सॉन्ग लॉन्च की है? आंसर होगा कर दे कमाल तू। ओके, अभी तो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, उसके बाद 24 अगस्त से टोक्यो में ही पैरालंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। उसमें इंडिया के 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पेशल आयोजन होता है। तो केंद्रीय युवा मामलों के और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, तो उन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। इस गीत के संगीतकार और गायक हैं संजीव सिंह, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदेश से रिलेटेड है। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं। आंसर होगा इब्राहिम राइसी, 60 ईयर के हैं। अभी हाल में चुनाव हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब उन्होंने 5 अगस्त को ईरान के नए प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली है। किसकी जगह? तो उन्होंने हसन रूहानी की जगह ली है, जो पहले प्रेसिडेंट थे। ओके, और आपको बता दूं कि वो इब्राहिम राइसी जो हैं वो ईरान के चीफ जस्टिस भी अभी तक थे, कुछ दिन पहले तक, यानी शपथ लेने से पहले तक। ओके, और ईरान के बारे में आपको पता होगा, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर वहाँ होता है सर्वोच्च धार्मिक गुरु। ओके, और राइसी जो हैं वो ऐसे समय में राष्ट्रपति बने हैं जब ईरान पर USA के साथ 2015 वाला जो परमाणु समझौता है उसको फिर से पुनर्जीवित करने की अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है, उसमें मामला फंसा हुआ है। और अमेरिकी जो प्रतिबंध है उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ख़राब है। ओके, तो ईरान की बात हो रही है, राजधानी क्या है? तेहरान, मुद्रा क्या है? ईरानी तोमन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, LIC की नई प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई हैं? नाम बताएं। आंसर होगा मिनी आईपे, नाम है इनका। 1986 में वो LIC में अधिकारी के रूप में शामिल हुई थी और अब मैनेजिंग डायरेक्टर संभाल लिया उन्होंने। इससे पहले वो लीगल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर हो गई हैं।
और ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त LIC का IPO लाने की तैयारी चल रही है, यानी शेयर बाज़ार में इसको लिस्ट करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में मैनेजिंग डायरेक्टर नया नियुक्त किया गया। ओके, LIC भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय सेवा संस्थान है जिसकी बैलेंस शीट जो है वो 31 लाख करोड़ रुपए है। पहले स्थान पर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो बैलेंस शीट है वो 39.51 लाख करोड़ रुपए। LIC की बात कर रहे हैं, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2021 फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द हिंदू ने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया। आंसर होगा 7, टोटल 7 को इंडियन 7 कंपनीज़ को फॉर्चून ग्लोबल 500 में रखा गया है। ओके, एनुअल ये रैंकिंग है और पूरी दुनिया में मान्यता होती है इसकी। सूची में भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है 155वें स्थान पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 205 स्थान है उसका, इंडियन ऑयल है 212वां स्थान है, ONGC है जिसका स्थान है 243, राजेश एक्सपोर्टर्स है उसका स्थान है 348, टाटा मोटर्स है उसका स्थान है 357, भारत पेट्रोलियम उसका स्थान है 397। ओके, और दुनिया भर की टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं फॉर्चून 500 की लिस्ट में? तो पहले पे है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है, दूसरी स्टेट ग्रिड जो कि चाइनीज़ कंपनी है, तीसरी है Amazon.com जो अमेरिकन कंपनी है, अगली कंपनी है चीनी राष्ट्रीय पेट्रोलियम जो चीन की है, अगली है साइनोपेक जो चीन की है, इसके बाद स्थान आता है एप्पल का, अमेरिकन कंपनी है, इसके बाद है CVA हेल्थ का स्थान है, अमेरिकन है, अगला भी अमेरिकन ही है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, इसके बाद है टोयोटा मोटर जो कि जापान की कंपनी है, और फिर स्थान आता है वॉक्सवैगन का जो जर्मन कंपनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह आयोजित किया है? वाटर मंथ। आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख प्रशासन ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ पानी के महत्व की जागरूकता के लिए ये पानी माह का आयोजन किया है। उपराज्यपाल हैं RK माथुर। ओके, तो उन्होंने 1 अगस्त को इसकी शुरुआत की और इस दौरान अलग अलग जगहों पर पानी के सैंपल की जांच भी की जा रही है। इसके बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? आंसर होगा श्रीलंका। ओके, देखिए इसकी कीमत बाज़ार में 700 करोड़ रुपए है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। ओके, ये नीलम समूह है जो श्रीलंका के रत्नपुरा में, रत्नपुरा एक जगह है, वहाँ पर एक घर के कुएं में मिला। रत्नपुरा को श्रीलंका में रत्नों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ से रत्न मिलते हैं बहुत तरह तरह के, इसलिए रत्नपुरा नाम भी है उसका। दरअसल क्या है, हुआ ये कि हीरो के व्यापारी हैं मिस्टर गोमेज, पूरा नाम तो नहीं सामने आया है उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो घर के आंगन के कुएं की खुदाई करवा रहे थे और उसी वक्त अचानक बहुत बड़ा नीलम मिल गया और माना जाता है कि इस इलाके में रत्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। नीलम का वज़न कितना है? 510 किलोग्राम। नाम भी इसका रखा गया है स्पेशली सेरेंडिपिटी सफ़ायर, इसका नाम रखा गया। दरअसल ये नीलम जो है वो कई सारे नीलम का एक गुच्छा है और एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि 40 करोड़ साल पहले ये बना था, 40 करोड़ साल पहले। वैसे तो 2020 में ये मिला था, लेकिन इसकी सफाई हुई और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, श्रीलंका के, उसने सर्टिफिकेट अब दिया है 2021 में। तो BBC ने ये खबर दी है और तमाम न्यूज़पेपर्स ने भी दिया है। तो उसके अनुसार ये है कि पिछले साल ही मिला था। क्लियरेंस देने में लंबा वक्त लगा। इसमें मिट्टी, कीचड़, अशुद्धियाँ थी, तो उसको हटाने में कई महीने का समय लगा था। नीलम क्या है? एक तो जानते हैं कि रत्न है और साथ में ये खनिज भी है। ओके, एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड ये एक तरह का है। ओके, और ये प्राकृतिक रूप से मिलता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को किस जगह तैनात किया है? आंसर होगा हासीमारा जो पश्चिम बंगाल में है।
ठीक है। इंडिया को अभी तक यानी आज जो डेट है 6 अगस्त, तो उस वक्त तक 36 में से 26 राफेल विमान मिल चुके हैं। टोटल 36 आने हैं, तो 26 मिल चुके हैं और उसे दसॉल्ट एविएशन ने दिया है, यानी फ्रांस की कंपनी है। तो पहला तो स्क्वाड्रन वो अम्बाला एयरफोर्स पे तैनात किया गया है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया है अगस्त 2021 में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, लड़ाकू विमान है और इसका निर्माण जो है दसॉल्ट एविएशन ने किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका यानी त्रिची कार्बाइन का निर्माण किया? आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। ओके, ये त्रिची असॉल्ट राइफल है, छोटा संस्करण है कार्बाइन ट्राइका को। ये पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर चालक दल और सुरक्षा कर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया। ओके, इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी पेश किया है। इसका उपयोग AK-47 जो राइफल है उसके साथ किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने अगस्त 2021 में भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर होगा उत्तराखंड। इस ऐप का क्या नाम है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ये नाम है। और किसने डेवलप किया है? तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने IIT रुड़की के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। इसके जरिए भूकंप से थोड़ा बहुत पहले लोगों को पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है। वार्निंग सिस्टम है, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से इस पर काम चल रहा है और इस ऐप को केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ वक्त पहले लॉन्च किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी ये उपलब्ध रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उत्तराखंड जो है भूकंप के जोन 5 में आता है, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो मैप भी आप देख रहे हैं अलग अलग कलर में, ये जो जैसे जैसे डार्क कलर होता गया है वैसे वैसे भूकंप का खतरा आगे बढ़ता गया है। ओके, तो इसकी वजह से खतरा जो है वहाँ पर खासतौर पर उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं भूस्खलन, ग्लेशियर के फटने, इन सब के मामले वगैरह वगैरह दिखते रहते हैं। तो उत्तराखंड की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और जनवरी से जुलाई तक का भी करंट अफेयर्स PDF है, देख सकते हो। बुक भी है, बेस्ट सेलर है अमेजन पे, पिछले साल की भी बुक अमेजन पे अवेलेबल है।